नमस्कार दोस्तों। आज सुनते हैं एक रूसी कहानी क्रिसमस से लिपटी एक याद, जिसके लेखक हैं फ्योदोर। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं एक शादी में भाग लेने गया, लेकिन नहीं। बेहतर होता यदि मैं आपको क्रिसमस ट्री के बारे में बताता। शादी का आयोजन भव्य था, लेकिन क्रिसमस ट्री वाली बात में कुछ ऐसा खास था कि शादी में शामिल होने पर अनायास ही मुझे उस क्रिसमस ट्री की याद आई। हाँ, ऐसा ही हुआ। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आज से ठीक 5 साल पहले मुझे एक पारिवारिक जलसे में शामिल होने का मौका मिला। मुझे बुलाने वाले बड़ी रसूख व जान पहचान के एक बड़े व्यापारी थे। उनके रुतबे और जलसे के रंग ढंग से यह स्पष्ट था कि इस आयोजन का उद्देश्य सिवाय इसके कुछ और नहीं कि बहुत से किशोर व बच्चों के माता पिता एक जगह एकत्रित होकर कुछ बहुत ही जरूरी मुद्दों पर बातचीत कर सकें। जो कि मेरे पास ऐसी कोई जरूरी बात नहीं थी, इसलिए जलसे में यहाँ वहाँ फिरते हुए हो रही चीज़ों को निरखते हुए मैंने एक शानदार संध्या व्यतीत की। वहाँ एक दूसरा व्यक्ति भी मौजूद था, जिसके बारे में मैंने अनुमान लगाया था कि वह किसी सम्मानित ओहदे या परिवार से नहीं है और मेरी ही तरह बिना किसी विशेष उद्देश्य के इस पारिवारिक आयोजन में सम्मिलित होने चला आया है। वह पहला व्यक्ति था जिसने मेरा ध्यान खींचा। वह ठीक ढंग से कपड़े पहने हुए एक लंबा दुबला और गंभीर व्यक्ति था, लेकिन कोई भी उसे देखकर यह कह सकता था कि वह इस घरेलू उत्सव में मजे करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। जब भी वह किसी अकेले कोने में होता, मुस्कुराना छोड़ अपनी घनी काली मूंछों पर हाथ फेरने लगता। मेजबान के अलावा उसको पार्टी में और कोई भी पहचानने वाला नहीं था, लेकिन बहुत कुशलता पूर्वक वह अपने को प्रसन्न दिखा रहा था। मुझे बाद में पता चला कि ये महोदय पिट्सबर्ग के छोटे मोटे व्यापारी हैं। वे जलसे में स्नेहवश नहीं बल्कि औपचारिकतावश बुलाए गए हैं। शायद उन्हें भी इस बात का इल्म था, इसलिए अपनी पहचान स्पष्ट करने के लिए वे अपना परिचय पत्र साथ लाए थे। वे कार्ड खेलते नहीं थे। सिगार के लिए किसी ने उनसे पूछा नहीं। उनके तौर तरीकों से उन्हें पहचान कर हर कोई उनसे बातचीत करने से कतराता रहा। इसलिए ये महोदय पूरी शाम अकेले बैठ कुछ करते रहने के लिए अपनी मूंछों पर ताव देते रहे। निश्चित तौर पर उनकी मूछें बड़ी रौबदार थी, लेकिन वह मूछों पर इतनी ईर्ष्यापूर्वक अपनी उंगलियां फेर रहे थे कि उन्हें देखकर किसी को भी यह लग सकता था कि मूछों को पहले बनाया गया या इन महोदय को उनसे जोड़ दिया गया है ताकि वे इन्हें उमेटते रह सकें। इस सज्जन के अलावा एक और व्यक्ति थे जिन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया। उनके व्यवहार से स्पष्ट था कि वे एक वशिष्ठ व योग्य व्यक्ति थे। उनका नाम यूलियन था। पहली झलक में ही कोई भी यह समझ सकता था कि वे एक सम्मानित मेहमान थे और मेजबान से उनके प्रगाढ़ संबंध थे। हमारे मेजबान महोदय व उनकी पत्नी ने इस सज्जन की खूब आवभगत की, उनकी सेवा में कोई कसर नहीं रखी, बार बार उन्हें वाइन के लिए निमंत्रित किया, उनका परिचय बाकी मेहमानों से कराया, लेकिन किसी अन्य मेहमान को उनसे नहीं मिलने दिया। मैंने ध्यान दिया कि मेरे मेजबान की आंखें उस क्षण नम हो आई जब उस विशिष्ट अतिथि ने इस जलसे के विषय में कहा कि उन्होंने इसके पहले शायद ही इतनी सुंदर व राहत भरी सांझ कहीं बिताई हो। ऐसी योग्य व आदरणीय व्यक्ति की उपस्थिति में मैं सहमा सहमा रहा और थोड़ी देर बच्चों को निरखते रहने के बाद मैं बगल के बिल्कुल खाली दालान में अर्ध आच्छादित लता कुंज में बैठने चला गया। सभी बच्चे निहायत ही प्यारे थे और उन्होंने अपनी मम्मियों और आया लोगों की तमाम डांट फटकारों के बावजूद खुद को बड़ों की अनुकृति न बनने दिया। उन्होंने पल भर में क्रिसमस ट्री को बिल्कुल नंगा कर डाला और आधे से ज़्यादा खिलौनों को यह बिना जाने की तोड़ डाला कि उन्हें खेला कैसे जाता है। काली आंखों घुंघराले बालों वाला एक छोटा बच्चा विशेष तौर पर आकर्षक था। वह कब से मुझे अपनी लकड़ी की बंदूक से शूट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान उससे ज़्यादा उसके 11 साल की अप्रतिम सुंदर बहन पर था, जो कि बिल्कुल शांत मध्यम बड़ी स्वप्निल आंखों वाली लड़की थी। बाकी बच्चे किसी न किसी तरह उसको परेशान कर रहे थे, इसलिए उन सभी से अलग अपनी गुड़िया लेकर वह भी उसी खाली दालान में आ बैठी जहाँ मैं बैठा हुआ था। सभी मेहमान आपस में बच्ची के पिता के बड़प्पन का जिक्र बड़ी अदब से कर रहे थे। यह बात उनके लिए बड़ी बहुत महत्वपूर्ण हो चली थी कि बच्ची के पिता ने बेटी के दहेज के लिए अभी से 300,000 रुबल निश्चित कर जमा कर लिए हैं।
इस प्रकार की स्थिति में रुचि रखने वाले बातचीत कर रहे लोगों की झलक लेने के लिए मैंने आसपास देखा तो मेरी नज़र यूलियन पर पड़ी। वे अपना हाथ पीछे व सिर एक तरफ झुकाकर इस बात को अत्यंत उत्सुकतापूर्वक सुन रहे थे। तत्पश्चात मेजबान महोदय ने बच्चों को उपहार बांटने में जो भेदभाव प्रदर्शित किया उसकी प्रशंसा किए बिना मैं नहीं रह सका। वह बच्ची जिसके लिए पहले से ही 300,000 रूबल जमा है उसे सबसे महंगी गुड़िया मिली। उसके बाद दिए जाने वाले उपहारों का मूल्य इन प्रसन्न बच्चों के माता पिताओं के ओहदे के अनुसार अवरोही क्रम में घटता रहा। अतः सबसे निम्न श्रेणी के भूरे बालों वाले पतले 10 साल के बच्चे को एक किताब के अलावा कुछ नहीं मिला। उस किताब में भी सिर्फ प्रकृति के रहस्यों और नैतिकता के विषय में कहानियां थी। न ही सुंदर चित्र थे, न ही पुस्तक का कवर अच्छा था। भूरे बालों वाला वह बच्चा उस घर में काम करने वाली बहुत गरीब विधवा दाई का दीनहीन पुत्र था। वह खराब कपड़ों की एक छोटी जैकेट पहने हुए था। किताब का उपहार लेकर वह काफी देर तक दूसरे खिलौनों के आसपास घूमता रहा। उसकी दूसरे बच्चों के साथ खेलने की इच्छा थी, लेकिन वह यह साहस नहीं कर सका। यह स्पष्ट था कि वह पहले ही अपनी स्थिति समझ चुका था। मुझे बच्चों को इस तरह निरखना काफ़ी अच्छा लगता है। उनके जीवन के प्रति नए और मौलिक दृष्टिकोण अत्यंत रुचिकर होते हैं। मैंने पाया कि भूरे बालों वाला वह लड़का दूसरे बच्चों के महंगे खिलौनों से काफ़ी आकृष्ट था। दूसरे बच्चों द्वारा खेले जा रहे एक नाटक में भाग लेने की उसकी प्रबल लालसा थी। इसके लिए उसने अपना भय मिश्रित संकोच त्यागने का मन बनाया। उसने मुस्कुराते हुए दूसरे बच्चों के साथ खेलना शुरू किया। समूह से बाहर न निकाले जाने के लिए एक मोटे खब्बू लड़के को अपना सेब दे दिया और एक दूसरे लड़के को अपनी पीठ पर लाद कर लाया। लेकिन इन सब के बावजूद एक अक्खड़ किशोर ने कुछ ही देर बाद उसे एक जोर की धमकी दी। बच्चे ने रोने का साहस नहीं किया। तभी उसकी आया माँ वहाँ आई और हिदायत दी कि वह दूसरे बच्चों को परेशान न करे। वह लड़का वहाँ से हटकर उस कमरे में चला गया जहाँ वह प्यारी लड़की खेल रही थी। लड़की ने उसे अपने साथ खेलने दिया और दोनों बड़े मन से उपहार मिली महंगी गुड़िया को सजाने में लग गए। मैं आईवी लता कुंज में लगभग आधे घंटे से ज़्यादा समय में बैठा भूरे बालों वाले बच्चे व 300,000 रूबल दहेज वाली सोनपरी के गप्पे सुन रहा था। दोनों कीमती गुड़िया की देखभाल का खेल कर रहे थे। तभी अचानक यूलियन ने कमरे में प्रवेश किया। बैठक खाने में से बाहर निकलने में बच्चे ने आपस में ताक झाँक कर ली थी और फिर हल्ला होने लगा था। इसी का फायदा उठाकर यूलियन कमरे में सरक आए। थोड़ी ही देर पहले मैंने उन्हें भविष्य की में हजारों रूबलों का उत्तराधिकारिणी बेटी के सदपरिचित पिता से बहुत ही विनम्रतापूर्वक बातचीत करते देखा था। उन पर वे अपने ओहदे की श्रेष्ठता का रोप जमा रहे थे और अब वो असमंजस में खड़े अपनी उंगलियों पर कुछ अनुमान लगा रहे थे। 300 वे फुसफुसा रहे थे। 11, 12, 13, 16, 5 वर्ष। माना कि ब्याज 4% है। 5 गुणित 12 60 होता है। हम मतलब कि 5 सालों में यह 400 होगा बिल्कुल। लेकिन वह 4% ब्याज पर मान गया। कमीना, इतने जमा पैसे पर वह 8 या 10 आराम से पा सकता है। अच्छा, यह मानते हैं कि 500 कम से कम, यह ठीक है। उनकी द्विधा लगभग खत्म हुई थी। उन्होंने अपनी नाक पोंछी और रूम से निकलने वाले ही थे कि अचानक उनकी नज़र उस छोटी प्यारी बच्ची पर पड़ी और वो एक क्षण के लिए ठहर गए। हरी झाड़ियों के पीछे खड़े मुझको वे देख नहीं सके। मुझे ऐसा लगा कि वे अत्यंत व्यग्र थे। या तो उन्होंने अभी जो जोड़ घटाव किया उससे उनकी कल्पना ने उन्हें बेचैन कर दिया था, या कुछ और हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना हाथ मसला व बड़ी तड़प के साथ इधर उधर करते रहे। उनकी यह व्यग्रता अपने चरम पर पहुंचती हुई प्रतीत हुई जब उन्होंने एक बार और अपनी ठहरी हुई दृष्टि भविष्य की सोनपरी पर डाली। वे लड़की की तरफ आगे बढ़ने ही वाले थे कि न जाने किस अपराध बोध से थमकर उन्होंने पहले आसपास देखा, फिर धीरे से दबे पांव बच्चे की तरफ बढ़े। एक चमकीली हंसी के साथ वे उसके पास पहुंचे और झुककर धीरे से लड़की के माथे को चूमा। बच्ची इस अनपेक्षित हमले से अनभिज्ञ जोर से घिघियाने लगी। यहाँ क्या कर रही हो प्यारी बच्ची? फुसफुसाते हुए मध्यम आवाज में इधर उधर देखते हुए बच्ची के गालों पर थपथपाते हुए उन्होंने पूछा। हम खेल रहे हैं। ओहो, इसके साथ? यूलियन ने प्रसन्न भरी नज़रों से बच्चे को देखा। अच्छा होगा कि तुम ड्राइंग रूम में चले जाओ मेरे बच्चे।
उन्होंने लड़के से कहा। बच्चा उन्हें अपलक देखता रहा लेकिन कुछ बोला नहीं। यूलियन ने फिर अपने आसपास देखा और लड़के की तरफ झुक गए। और तुमने यह क्या लिया है बच्चे, गुड़िया? उन्होंने पूछा। हाँ गुड़िया, सकुचाते हुए बोहे सिकोड़ते हुए बच्चे ने जवाब दिया। गुड़िया, तुम्हें पता है तुम्हारी यह गुड़िया किस चीज़ की बनी है? नहीं पता, लड़का अपना सिर हिलाते हुए धीरे से फुसफुसाया। छोकरे, यह चीथड़े से बनी हुई है। अच्छा होगा कि तुम ड्राइंग रूम में जाओ और अपने साथ के लड़कों के बीच खेलो। तीखी नज़रों से बच्चे को घूरते हुए यूलियन ने खींचकर कहा। लड़का और लड़की दोनों अचकचा गए और एक दूसरे को पकड़ लिया। उनका मन अलग होने का नहीं था। और तुम्हें पता है तुम्हें यह गुड़िया क्यों दी गई है? अपनी आवाज़ को ठंडा और धीमा करते हुए यूलियन ने बच्चे से पूछा। मुझे नहीं पता, क्योंकि तुमने हमेशा हर दिए गए काम को ठीक से किया है, सबका आदेश माना है। इस क्षण तिर उत्साह से लबालब यूलियन ने अत्यंत धीमी व मधुर अधीर भावनाओं के भार से कसमसाती आवाज़ में अंततः वो छोटी प्यारी बच्ची से पूछा ही लिया कि मेरी प्यारी परी, क्या तुम मुझे उस वक्त प्यार करोगी जब मैं तुम्हारे मम्मी और पापा से मिलने आऊँगा? यह कहते हुए यूलियन ने एक बार फिर मेरी प्यारी परी को चूमने का प्रयास किया, लेकिन लड़की के लिए गहरी सहानुभूति से भरे उस लड़के ने जोर से उसका हाथ भींचते हुए ठिनठिनाना शुरू कर दिया। स्वाभाविक तौर पर यूलियन तुरंत ही तमतमा उठे। भागो यहाँ से छोकरे, भागो, उन्होंने कहा। जाओ ड्राइंग रूम में अपने साथ के लड़कों के साथ खेलो। नहीं, वह नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा, आप यहाँ से जाइए, उसे यहीं रहने दीजिए, कहते हुए बच्ची लगभग रो पड़ी। दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। यूलियन ने अपनी तमतमाती भाव भंगिमा को शिथिल किया और सजग हो गए, लेकिन भूरे बालों वाला लड़का यूलियन से ज़्यादा ही सजग हो गया। किसी भी प्रकार के संदेह से बचने के लिए यूलियन ने भी डाइनिंग हॉल में चले गए। वह शर्म से पानी पानी हो रहे थे और ऐसा लगा कि शीशे में खुद को देखकर वे आत्मग्लानि से भरे हुए थे। शायद वे खुद के इस उतावलेपन और जल्दबाजी पर मन महसूस रहे थे। संभवतः प्रथम दृष्टया अपने द्वारा किए गए जोड़ घटाव पर इतने मुग्ध थे, उनकी कल्पनाओं में इतने ललायित हो उठे थे कि अपने व्यक्तित्व की धीरता गंभीरता भूलते हुए उन्होंने एकदम बालोचित व्यवहार किया और सीधे अपने साध्य को सिद्ध करने की जुगत की। हालांकि अभी कम से कम 5 वर्षों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर वह उनका असाध्य नहीं थी। इन भद्रजन के पीछे पीछे मैं डाइनिंग रूम तक गया और वहाँ एक विचित्र नज़ारे से रूबरू हुआ। यूलियन खीज और गुस्से में भूरे बालों वाले लड़के को धमका रहे थे और भय से सिमटा हुआ वह समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ भागे। भागो यहाँ से, क्या कर रहे हो यहाँ? दुष्ट, संतरे चुराने के चक्कर में हो? शरारती छोकरे, दफा हो यहाँ से, भाग यहाँ से, जा अपने दोस्तों के साथ खेल, भिखारी। निराश त्रस्त भूरे बालों वाले लड़के ने टेबल के नीचे छुपने की कोशिश की। तब आतताई यूलियन ने क्रोध में फनफनाते हुए अपना लंबा सूती रुमाल निकाला और टेबल के नीचे छुपे बच्चे पर झाड़ने लगे ताकि वह बाहर निकले, लेकिन बच्चा चुपचाप वहीं बना रहा। मज़ेदार बात यह थी कि यूलियन देखने में किसी खाए पिए घर के आदमी लगते थे। वह थोड़ी सी तोंद वाले, सुदृढ़ गठन, रताब चेहरे व तंदुरुस्त जांघों वाले गोल मटोल व आकर्षक व्यक्ति थे। अभी वे पूरी तरह पसीने से तरबतर थे। किसी आशंका से उत्तेजित उनकी सांसें अटकी सी थी। अतः उन्होंने अपने इस आक्रोश की वजह से या कौन जाने ईर्ष्या की वजह से चेहरे पर एक दृढ़ता या कठोरता का भाव धर लिया। मुझे जोर की हंसी आई और मैं ठाके मारकर हंस पड़ा। यूलियन ने अपने आसपास देखा और किसी तरह खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की। ठीक उसी क्षण सामने से के दरवाजे से हमारे मेजबान ने प्रवेश किया। टेबल के नीचे छुपा हुआ लड़का वहां से सरक कर बाहर आया और घुटने व कोहने पर लगी धूल साफ की। यूलियन ने जल्दबाजी में हाथ में जो रुमाल था उससे अपनी नाक साफ करने लगे। मेजबान ने एक क्षण के लिए हम तीनों को थोड़ी हैरानी से देखा, लेकिन जिंदगी के हर रंग से वाकिफ एक अनुभवी व कुशल व्यक्ति की तरह उन्होंने तुरंत ही अपने मेहमान के सम्मुख अपनी मेजबानी प्रस्तुत करने के सुअवसर का लाभ उठाया। यही लड़का है, उन्होंने भूरे बालों वाले लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसके लिए ससम्मान मैं आपके अनुग्रह की अपेक्षा करता हूँ। ओहो, यूलियन ने कहा, जो कि अभी भी पूरी तरह सजग नहीं हो पाए थे। मेरे बच्चे की देखभाल करने वाली आया का बेटा, मेजबान ने एक याचक की तरह बताया।
एक ईमानदार सिविल सर्वेंट की गरीब विधवा। और इसीलिए महोदय यूलियन, अगर संभव हो। अरे नहीं नहीं, यूलियन ने त्वरित उत्तर दिया। नहीं, मुझे माफ़ करें फिलिप, यह बिल्कुल असंभव है। मैंने जांच पड़ताल कर ली है, कोई जगह खाली नहीं है। और अगर जगह है भी तो 20 अभ्यर्थी हैं जो इससे ज़्यादा योग्य हैं। मुझे माफ़ करें। बहुत दुख की बात है, हमारे मेज़बान ने कहा। वह एक शांत व अच्छा लड़का है। मुझे लगता है नंबर 1 का दुष्ट है यह, यूलियन ने पिनककर अपने होठों को भींचते हुए उत्तर दिया। भागो यहाँ से, यहाँ क्यों खड़े हो? अपने साथियों के पास जाओ, उन्होंने बच्चे को कहा। इस क्षण वे खुद को रोक नहीं सके और कनखियों से मुझे देखा। मैं भी खुद को संभाल नहीं सका और उन्हें देखते हुए जोर से हंस पड़ा। वे तुरंत ही वहाँ से खिसक गए और ऐसी सदी हुई आवाज़ में जो मुझ तक न पहुँच सके, मेज़बान से मेरे बारे में पूछा। उन्होंने फुसफुसाते हुए आपस में बातचीत की और फिर वे कमरे से बाहर चले गए। उसके बाद मैंने यूलियन को मेज़बान से बात करते हुए और बिना मन के भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते देखा। यह सब देख मुझे मन ही मन हंसी आ रही थी। मैं ड्राइंग रूम में वापस आ गया। अनेक लोगों से घिरे हुए वे सज्जन भी वहीं मौजूद थे। कुछ क्षण पहले परिचित हुई एक महिला से वे बड़े अपनेपन के साथ कुछ कह रहे थे। वह महिला उस बच्ची का हाथ पकड़े खड़ी थी जिसके साथ कुछ देर पहले यूलियन ने बखेड़ा किया था। अभी वे बहुत भाव विभोर होकर प्रसन्न मन से उस प्यारी बच्ची के रूप, गुण, उसकी आभा और उसके सद्गुणों की चर्चा कर रहे थे। इस प्रकार वह बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बच्ची के माँ की खुशामद कर रहे थे। माँ ने उन्हें भाव विभोर होकर सुना। उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। पिता के होठों पर हंसी तैर रही थी। हमारे मेजबान का हृदय मुदित था। सभी मेहमान आत्मीयता से भरे हुए एवं चेहरे पर एक प्रकार की संतुष्टि का भाव लिए हुए थे। यहाँ तक कि बच्चों के खेल तक रोक दिए गए ताकि बातचीत में दखल न हो सके। पूरा वातावरण आदर और आत्मीयता की भाव से संदिग्ध था। कुछ क्षण बाद मैंने सुना कि उस आकर्षक बच्ची की भाव विभोर माँ ने बहुत ही सलीके से चुने हुए शब्दों में यूलियन से अपने घर मेहमान के तौर पर पधारने की याचना की और महोदय ने एकदम निर्लिप्त आनंद से वह निमंत्रण स्वीकार किया। उसके बाद सभी मेहमान बहुत ही शिष्ट ढंग से मेजबान, उसकी पत्नी और छोटी प्यारी बच्ची और सबसे ज़्यादा यूलियन के बड़प्पन के विषय में चापलूसी से भरे भाव विभोर कर देने वाले जुमले एक दूसरे पर उछालते हुए अलग अलग दिशाओं में चले गए। क्या ये महोदय शादीशुदा हैं? मैंने अपने एक परिचित, जो कि यूलियन के बगल में खड़े थे, से लगभग जोर से ही पूछा। यूलियन ने चमककर एक जलती हुई नज़रों से मुझे नापा। नहीं, मेरी इस बेहूदगी के अपराध से, जिसे मैंने जानबूझकर किया था, अंदर तक उड़े हुए मेरे परिचित ने जवाब दिया। वर्ष बीत गए। मैं चर्च के पास से गुजर रहा था और जुटी हुई भीड़ से अचंभित था। उस दिन बदली थी और हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हुई थी। भीड़ से होते हुए मैं अंदर दरवाजे तक गया और वहां दूल्हे को देखा। वह थोड़ी सी तोंद वाला, गोल मटोल, तंदुरुस्त, बहुत अच्छी पोशाक में सजा धजा एक आकर्षक व्यक्ति था। वह आपाधापी में यहाँ वहाँ डोल रहा था। वह आदेश दे रहा था। अंततः भीड़ में यह खबर फैली कि दुल्हन आ रही है। मैं भीड़ में ही एक तरफ किनारे सिकुड़ गया। एक अप्रतिम सौंदर्य, जिसने मुश्किल से अपना पहला बसंत देखा होगा, सम्मुख था। लेकिन उस सौंदर्य में कुछ बहुत ही जीर्ण और गहरी उदासी लिए हुए था। वह किस विचार में मगन प्रतीत होती थी। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी ही देर पहले वह रोई है और उसकी आंखें लाल है। उस नववधू के चेहरे की आर्ष दृढ़ता की हर भंगिमा, उसके अद्भुत सौंदर्य की गरिमा व गांभीर्य को बढ़ा रही थी। लेकिन उस दृढ़ता और गरिमा के बीच से, उस जमी हुई उदासी के बीच से, उसकी बचकानी निश्चलता सहज ही दृष्टव्य हो थी। कुछ था जो बहुत ही निष्कपट, अकथनीय रूप से सरल था, भोला भाला था, तरल व युवा था, और जो ऐसा लग रहा था कि चुपचाप दया की याचिका कर रहा था। लोग कह रहे थे कि वह सिर्फ 16 की थी। दूल्हे को देखते हुए मैंने यकायक पहचाना कि वह महोदय यूलियन थे, जिन्हें मैंने 5 साल पहले देखा था। मैंने लड़की को ध्यान से देखा। हे ईश्वर! जल्दी जल्दी मैं अपने कदम पीछे खींचने लगा।
ताकि यथाशीघ्र चर्च से बाहर आ सकूं। मैंने भीड़ में लोगों को दुल्हन की रईसी के बारे में बात करते सुना और उसके दहेज के बारे में भी, यही कि उसके पास 500 हजार और साजो सामान अलग से। कितना बढ़िया व्यापार है यह, मैंने सोचा और सड़क पर चला आया।